जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2019 के सीडीपी के प्रश्न पत्र के सभी बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे जो कि पीवाईक्यू बेस पर आधारित है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यदि कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को जब समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो वह क्या करेगा। तो जब एक शिक्षक कक्षा में छात्र को जब समस्या से ग्रस्त के रूप में पाता है तो वह बच्चों को तुरंत परामर्श देगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं जो क्रियाएं होती हैं मुख्यतः संबंधित होती हैं। तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं यानी मुख्यतः संबंधित होती हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो इसमें अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक बी.एस. ब्लूम ने नहीं किया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा में अवरोधन जो अवरोधन होता है उसका क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा में जो अवरोधन होता है उससे किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये अवरोधन कहलाता है कि जब बच्चा एक ही क्लास में 1 से 2 साल तक उसी में पढ़ता रहता है यानी कि उसका बैक जब लगता है तो उसकी शिक्षा में अवरोधन स्टार्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। इसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है प्रस्तावना कौशल में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन सिद्धांत भी कहते हैं। तो पुनर्वलन सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को भी पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी अवस्था ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है। तो अंतःप्रज्ञ अवस्था ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मॉरिसन ने बोध स्तरण के परीक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया, उनका सही अनुक्रम क्या है। तो मॉरिसन ने बोध स्तर के परीक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। उनका सही अनुक्रम है पहले खोज, उसके बाद से प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद से आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित अवमूल्यन नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो इसमें अधिगम का वक्र लंबवत नहीं होता है। उन्नतोदर मिश्रित और नतोदर होता है।
लंबवत नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा गिलफोर्ड ने दी है कि व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गिलफोर्ड ने दिया था। इसको मिलान करना है। ब्रूनर, इसमें ब्रूनर का एक का चौथा हो जाएगा। संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। आसुबेल का अधिगम संगणक शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और गार्डन का साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है कि समस्या की पहले पहचान की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बालकों का जो अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होता है? तो जो बालक का अधिगम सबसे प्रभावशाली तब होगा जब बालक का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालात्मक पक्षों का विकास होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो जो स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान संरचना में जो सोपान उभयनिष्ठ होता है उसे कॉमन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक डॉक्टर एम गैने हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में यूपीटीटी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव और तूफान विरोधी अवस्था है। यह कथन स्टेनले हॉल का है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग है भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो जो सूक्ष्म शिक्षण ये माइक्रो टीचिंग होती है भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट लगता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। कथन किसका है? तो जो सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है वो स्थिति प्रकट करता है। ये जो कथन है ये रॉस का है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिलान करना है। एनिमल इंटेलिजेंस जो पुनर्वनन सिद्धांत है वो स्किनर का है। ये बी का चौथा हो जाएगा। सारगर्भित अनुकूलन का सिद्धांत ये एनिमल इंटेलिजेंस गेस्टाल्टवाद का हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह कथन निरंतरता का सिद्धांत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया? तो संविधान का जो मौलिक अधिकार जो शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया 86वां संविधान संशोधन 2002 से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने किया है।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास की किस अवस्था को कूल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो विकास की बाल्यावस्था को कूल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने बहुबिंबात्मक प्रज्ञा यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रत्यय दिया है? तो मल्टीपल जो इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं गार्डनर ने। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिसलेक्सिया में जो कठिनाइयाँ होती हैं वो किस में होती हैं? तो डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने में या फिर बोलने में होती है। जो कठिनाई होती है वो पढ़ने और बोलने में होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो इसमें शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भूमिका नहीं होती। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि बच्चों की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो बच्चों की वृद्धि होती है मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा में अपव्यय वेस्टेज का क्या अर्थ है? तो शिक्षा में अपव्यय वेस्टेज का अर्थ होता है कि बीच में ही स्कूल छोड़ देना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का सबसे पहले किस समिति ने ध्यान दिया था? तो हर्टांग समिति ने अपव्यय और अवरोधन का सबसे पहले ध्यान दिया था समस्या पर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदत ज्ञान और अभिवृद्धियों के अर्जन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह किसने कहा है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आदत ज्ञान और अभिवृद्धियों के अर्जन ही जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम है, यह कथन क्रो एंड क्रो ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का जो टाइमिंग होता है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार कितना समय है? तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है स्टैनफोर्ड के अनुसार जो विश्वविद्यालय है वो 45 मिनट होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इमोशनल इंटेलिजेंस को डेनियल गोलमेल ने लोकप्रिय बनाया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि R.M. गैनन ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? तो R.M. गैनन ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में 8 प्रकार बताए हैं सीखने के। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में देखने को एक क्वेश्चन मिलता है यूपी टेट क्वेश्चन में ज़्यादातर जो लेखक होते हैं और उन्होंने जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट दिया है थ्योरी दिया है उसके बारे में पूछा जाता है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि मानव विकास में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन जैसे लंबाई वजन क्या कहलाता है? तो मानव विकास में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।